the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. Smash the patriarchy. My message to you, simple message. Be loud, be proud and fight for your space in society. नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राहुल गांधी की पुणे में जो सभा हुई है, उसे एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर मैं भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानती हूं। मैं समझती हूं कि ऐसे दौर में खासकर जबकि पूरा देश और तमाम वो प्रगतिशील लोग जो भारत को एक लोकतांत्रिक, उदारवादी, संविधानवादी देश के तौर पर देखना चाहते हैं, वो तमाम फाशीवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में देश का सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष का नेता आकर वो ये कहता है कि स्मैश पेट्रियार्की, पितृसत्ता को तबाह कीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी का वो भाषण। ऐसे तो उन्होंने कई भाषण दिए हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर दीदी ओ दीदी और कांग्रेस की विधवा, लेकिन खासकर पितृसत्ता को स्थापित करता हुआ उनका एक बयान आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं लड़कियों के माँ बाप से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक सफ़ेदा का पेड़ लगाइए जब बेटी पैदा हो, और जब तक वो बड़ी होगी तब तक उसके दहेज का इंतज़ाम हो जाएगा। एक ऐसे प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर राहुल गांधी ये कहते हैं लड़कियों से जिनकी उम्र टीनेजर से लेकर 30 साल के आसपास रही होगी, सैकड़ों की तादाद में लड़कियां वहां पर पहुंची, और जिस रॉक स्टार तरीके से राहुल गांधी का वहां स्वागत हुआ, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। भारत में कम से कम नहीं देखा। हमने देखा है कि अमेरिका में इस तरह की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन भारत के, मैंने कहा, राजनीतिक इतिहास का ये पहला ऐसा चैप्टर है जहां राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि तुम्हारी पहचान बहू, बेटी, बहन की हो सकती है, लेकिन सबसे पहले तुम खुद हो। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया राहुल गांधी ने। क्या वो कामयाब होंगे या नहीं? देश क्या इस तरह की राजनीति के लिए तैयार है या नहीं? आखिरकार एक चुनावी पार्टी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वोट भी लेना चाहती है, तो क्या इस रिस्क को वोट में तब्दील किया जा सकता है? मैं आपसे भी चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में आइए और हमें इस बारे में बताइए कि आप क्या समझते हैं। क्या राहुल गांधी ने ठीक किया, गलत किया, क्या बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं? मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब, और इत्तेफाक से देखिए पुणे में मौजूद हैं, पूना से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्रियन हैं, बहुत ही एक प्राउड महाराष्ट्रियन है, लेकिन देश की जो नब्ज़ है उस पर उनका हाथ रहता है। कई बार मैंने उनसे पिछले दिनों में संपर्क किया और आज आके उनका समय मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या राहुल ने बहुत बड़ा जुआ खेल लिया? राहुल ने जुआ नहीं खेला, राहुल ने कम्युनिकेशन की एक नई स्थिति गाड़ दी। और आपने जैसा भी कहा, भूतो न भविष्यति, मैंने ऐसे कार्यक्रम कभी नहीं देखे। और ये छात्रों की गूंज का जो पैटर्न है, ये वाकई नए जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को एड्रेस करने का है। प्रधानमंत्री जब 2047 का विकसित भारत कहते हैं, कौन रहेगा उस विकसित भारत में? वो प्रधानमंत्री रहेंगे? अमित शाह रहेंगे? कौन रहेगा? उनके मंत्रिमंडल का कोई भी एक व्यक्ति मुझे नहीं लगता तो 2047 तक मंत्रिमंडल में बना रहेगा। किसके लिए 2047 बनाने जा रहे हैं आप? किस जनरेशन के लिए? क्या उस जनरेशन की सोच है आपको? क्या आप उसके लिए जानना चाहते हैं? हम हमेशा विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास किसके लिए, किस जनरेशन के लिए है? वो जनरेशन को क्या चाहिए, ये बात तो देखिए पहले। वो संवाद स्थापित करने का काम पहली बार यदि कोई कर रहा है इस देश में, तो वो है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का महिमा मंडन नहीं करते। राहुल गांधी की कई गलतियां भी होती है, उसको भी हम समय समय पे बोलते रहते हैं, लेकिन छात्रों की गूंज आप देखिए। कोटा से जबरदस्त कार्यक्रम हुआ देहरादून से बड़ा कार्यक्रम हुआ प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद पुणे में तो मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दी। सिर्फ आधी आबादी यानी महिलाओं का, बच्चियों का। ये बात अलग है कि उसके पहले कंट्रोवर्सी की गई, पुलिस का एक सर्कुलर जारी किया गया कि 5 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। उसके बाद ग्राउंड मिलने के लिए तकलीफ देती रही, लेकिन ये डटे रहे। उसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागिर्दी करने का प्रयास किया, वहां पे भी कांग्रेसी डटे रहे। और उसके बाद जब राहुल गांधी स्टेज पे आते हैं, तो राहुल गांधी के लिए जो ये लोग लाए नहीं गए थे, ये स्वयं आए थे। स्कैनर से लोगों ने स्कैन करके रजिस्ट्रेशन किया। क्यों जेनजी राहुल को सुनना चाहता है? सवाल ये भी, क्योंकि आज के डेट में
जब हमारे मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। बोले ये तो कांग्रेस के कॉलेजेस से बच्चे जबरदस्ती लाए जा रहे हैं और राहुल गांधी का मोनोलॉग पर। बेसिकली संघ और बीजेपी के लोगों को डायलॉग और मोनोलॉग का फर्क ही मालूम नहीं है। जीवन भर वो मोनोलॉग में ही जीते आ रहे हैं। जब बचपन में माँ बाप की सुनी होगी, स्कूल गए, शाखा गए, संघ की तो सिर्फ वन वे ट्रैफिक था। उसके बाद अब भाजपा में नेता बन गए तो वन वे ट्रैफिक है, जो अमित शाह और मोदी बोलते हैं वही सुनना पड़ता है। अपनी चीज कहने की कोई जगह नहीं है। तो जीवन भर जितने मोनोलॉग ही जीवन में आत्मसात किया, उसके लिए डायलॉग क्या है ये मालूम ही नहीं। यहाँ डायलॉग, वह प्रधानमंत्री है जो स्टेज पे जाते हैं तो किसी को आने नहीं देते। फोटो खींचने के लिए कोई सामने बीच में आता तो राजनाथ सिंह का हाथ खींच लिया पीछे, भाई मेरा फोटो ठीक आना चाहिए, फ्रेम में तू नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ राहुल गांधी बच्चों को लाके बोलता कर रहे हैं। राहुल गांधी आए, राहुल गांधी बोले नहीं, राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने बच्चियों को बोलने के लिए मजबूर किया और फिर बोल के पूरी बच्चों के दिल पर राज किया, जीत लिया पूरा समाज। वहां उन्होंने बोलने दिया और जब बच्चियां वहां बोली, आप मैम आप समझ नहीं पाएगी किस किस टाइप की बात बच्चियों ने की जो हमारे लिए भी नहीं थी। हम बोलते हैं पत्रकार हैं, बहुत समाज को जानते हैं, लेकिन जेनजी का इश्यूज क्या है ये पहली बार सुनने को मिला। लड़की ने कहा कि मैं गांव में थी, 5 किलोमीटर दूर जाती थी तो मुझे छेड़ा गया, बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाते भागी, तो पूरे गांव ने कहा कि इसको पढ़ाओ मत, इज्जत चली जाएगी। फिर कि मेरे बाप ने पढ़ाया। मैं पुणे आई तो पुणे में भी मेरे साथ यही हुआ। पुणे में कोई बस में पीछे से कमर में हाथ डाल देता, कोई क्या कर देता है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो तो कोई ड्रंकर आदमी आके तुम पे झूम जाता है। लेकिन उसने जो बात की वो इस देश के जुडिशरी पे भी लपड़ था। उसने कहा कि सर मैं ये सहन कर रही हूं, सिर्फ सहन कर रही हूं और थोड़ा बहुत प्रतिकार कर रही हूं, लेकिन न्याय कहां मांगू। जिस लड़कियों ने इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, उन मेरी बहनों की इज्जत पे कोई हाथ डाल देता है और उसको क्लीन चिट मिलती है। मैं तो बहुत छोटी सी गांव से आई हुई आदिवासी लड़की हूं। जब उनको न्याय नहीं मिलता जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीते, तो मुझे तो मैं अपेक्षा ही नहीं करती, इसलिए मैं कंप्लेंट भी नहीं करती। इस देश में लोगों का न्यायपालिका से उठता हुआ विश्वास का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी अशोक जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप स्त्री नहीं हैं, आप पुरुष हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द स्त्रियाँ हैं और जो भी प्रगतिशील लोग हैं वो समझते हैं कि जो औरत है उसकी बराबरी की जगह होनी चाहिए समाज में। हम एक ऐसे प्रधानमंत्री का जिक्र करें, जैसे मैंने कहा तमाम तरह के वो महिला विरोधी बयान दे चुके हैं, उनकी पूरी राजनीति महिला विरोधी है। जो वो कहते हैं 56 इंच का सीना है, ये एक महिला विरोधी बयान है, क्योंकि मर्दानगी को आगे लेकर आता है, वो पुरुषवाद को आगे लेकर आता है। जब वो कहते हैं, शेख हसीना के लिए मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि एक महिला होने के बावजूद भी डिस्पाइट बीइंग अ वुमन वो ऐसा कर पा रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी जब स्मैश पेट्रियार्की की बात करते हैं, पितृसत्ता को, मर्दवाद को, पुरुषवाद को कुचलने की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि समाज के एक बड़े सेगमेंट को वो डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, अपसेट भी कर रहे हैं, वो लोग नाराज हो सकते हैं? नहीं नहीं, समाज बदल गया है। लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा लगा के काम कर रही है। कॉलेज में देखिए लड़कियां कितनी पढ़ती है, कोएड हो या लड़कियों का कॉलेज हो। कौन से फील्ड में लड़कियों ने आज तीर नहीं गाड़े मुझे बताइए। राजनीति से लेकर साइंस टेक्नोलॉजी तक, एयर स्पेस तक। अब तो एनडीए में भी लड़के फाइटर पायलट बन रही है। सैनिक स्कूलों में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही है। समय बदल गया है। आप कब तक मनुस्मृति लागू करेंगे इस देश पे? संविधान कब लागू होगा? सवाल ये है। मनुस्मृति के सोच से यदि आप आते हैं, जहां ये लिखा जाता है कि बचपन में पिता के अधीन, थोड़ा बड़ा हो जाए तो भाई के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और बुढ़ापे में बेटों के अधीन रहना होगा। क्यों? किस लिए? क्या ये समाज था हमारा? आप वेदकालीन पीरियड में जाइए, आप वैदिक पीरियड में जाइए, आप उपनिषद देखिए, वैदिक देखिए, वहां स्त्रियों का बराबरी का अधिकार था। वो स्त्रियों का बराबरी का अधिकार मेडिवल पीरियड में ये कहां से आ गया मनुस्मृति? आज निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि ये हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा है। निशिकांत दुबे को ये समझ में आता है, जहां स्त्रियों की इज्जत नहीं, वो मनुस्मृति उनको समझ में आती है, क्योंकि वो अपने बहन से शादी करता है, उसके लिए ये चल जाता है।
लेकिन इस समाज में बाबा साहेब आंबेडकर को गाली दी उसने ये बोल के कि मनुस्मृति का अपमान, ये हिंदू समाज का अपमान है। बाबा साहब आंबेडकर ने क्यों मनुस्मृति जलाई थी? मनुस्मृति आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वर्ण व्यवस्था ही नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो नीचे लिखा है कि कैसा समाज में विचरण करेंगे, मैम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें एक श्लोक ये है कि ब्राह्मण किसी शूद्र के घर तब भोजन कर सकता है जब वो शूद्र अपनी सारी संपत्ति, सारा धन और अपनी स्त्री उस ब्राह्मण के हवाले कर दे, उसके बाद ब्राह्मण उसके घर में भोजन करने की स्थिति में होता है। ये क्या है? कौन सी विकृत मानसिकता है जिसको आप कहते हो कि लागू होनी चाहिए? आज बताइए मुझे, कौन जिस परिवार में जो लड़कियां हैं पढ़ी लिखी है, कोई लड़ती नहीं है? बराबरी से लड़ती है। जी हाँ, तो ये बिल्कुल और वही मनुस्मृति है। आज ये हम कह के कि पितृसत्ता नहीं है, कुछ गांव में जरूर होगी, लेकिन वहां लड़कियां ये कर रही हैं। हम भी उसी संस्था से ये हो गए। मेरी शादी हो गई। मेरी शादी होने के बाद मेरे पत्नी का नाम मैंने नहीं बदला, क्योंकि वो एक एस्टेब्लिश पत्रकार थी, एक बड़े नेशनल डेली में काम कर रही थी, उसकी बायलाइन छपती थी। शादी के बाद उसका नाम वानखड़े जोड़ने से मैं उसका ब्रांड नेम क्यों खराब करूं? आज भी मेरी पत्नी मंजिरी चतुर्वेदी ही लिखती है और मैं अशोक वानखड़े ही लिखता हूं। आज मेरे घर में जितनी मेरी भतीजियां हैं, सबको हमने बोला कि जो एजुकेशन लेना है लो, तुमको जहां शादी करना हो करो। मेरे एक भतीजे की पत्नी जो है वो जाट कम्युनिटी से है। मेरा एक दामाद कायस्थ है। हम मराठे हैं, लेकिन हमने उतनी जगह दी है क्योंकि बच्चों को अपनी जिंदगी जीनी है। क्यों हम उनकी जिंदगी में रोड़ा अटकाए? तो ये सारी, ये मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, ऐसे कई उदाहरण हैं इस देश में। बहुत प्यारी आपने बात कही है और मुझे तो बहुत ये कहीं के ये बहुत ही संकुचित विचार है यदि कोई कहता है कि पितृसत्ता को धमकी अधिकार, पितृसत्ता को ललकारा नहीं, पितृसत्ता को ललकारा नहीं, पिता को ये बताने का प्रयास किया कि पिता मैं तुम्हारी बेटी हूँ, गुलाम नहीं, मैं तुम्हारा बेटा और बेटी को बराबर पढ़ाने का अधिकार है। अशोक जी, मेरे मन में और ज्यादा सम्मान आपके लिए बढ़ गया। ऐसा नहीं है, एक पत्रकार के तौर पे पहले भी था और अब एक मनुष्य के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर और ज्यादा सम्मान बढ़ गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपना उदाहरण देकर ये कहानी हमारे साथ बांटी है। मैं आपसे अब पूछना ये चाहती हूँ कि हैं तो राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन ही, चुनाव लगातार देश में हो रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, गोवा। तो ये बताइए कि इस पूरे जो ये मजमा लगा, ये पूरी सभा हुई, एक रॉक स्टार की तरह उनका वेलकम हुआ। जैसे मैंने कहा कि भारत की राजनीति का एक नया अध्याय, जिसको समझने में मुझे लगता है कई हफ्ते लगेंगे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या पुणे में। इसको अगर हम चुनावी राजनीति से और आज की राजनीति से अगर जोड़ना चाहें तो क्या ये लड़कियां, जिनको आप कह रहे हैं कि खुद QR कोड से स्कैन करके पार्टिसिपेट करने आई और अपनी सबसे उन्होंने इंटीमेट स्टोरीज सुनाई, उन्होंने राहुल गांधी को और पूरे देश को सुनाई। राहुल गांधी को सुनाने का मतलब उनको पता था करोड़ों लोगों तक ये कहानी पहुंचेगी। इतना विश्वास कर रही हैं लड़कियां एक नेता पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने घर की, अपनी खुद की कहानियां कह रही हैं। इनको मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस सब के जरिए क्या इसको सिर्फ एक युवाओं के जरिए आउटरीच माना जाए राहुल गांधी की, या इसको आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के जरिए चुनावी राजनीति से जोड़ना चाहते हैं? देखिए, आपने सबसे ओपनिंग में कहा, पहले सवाल के ओपनिंग में कहा कि राहुल गांधी है तो एक पॉलिटिशियन। यदि राहुल गांधी को पॉलिटिशियन आप मानती है तो फिर बाकी लोगों को आपको पॉलिटिकल डीलर मानना पड़ेगा। फिर वो पॉलिटिशियन नहीं, वो राजनीति के दलाल। और यदि वो पॉलिटिशियन है तो फिर राहुल गांधी पॉलिटिशियन नहीं। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा, देखिए आज के डेट में 2014 के बाद जो राजनीति में बदलाव आया वो क्या है? आप मुझे 60 महीने दे दीजिए, मैं वो करके दिखाऊंगा जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। मुझे आप 100 दिन दे दीजिए, मुझे आप ये दे दीजिए, मुझे आप वो दे दीजिए, आप मुझे पहले दीजिए तो फिर मैं आपके लिए करूंगा। राहुल गांधी के पूरे नरेशन में, कल के पूरे भाषण में, 1 घंटा 20 मिनट का भाषण हुआ, 1 घंटा 20 मिनट के भाषण में कहीं राहुल ने ये कहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया था, पहले मेरी पार्टी ने ऐसा किया, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने पार्टी के बारे में एक शब्द नहीं कहा।
अपने इतिहास के बारे में एक शब्द नहीं कहा। और राहुल गांधी ने पूरे समय कुछ मांगा नहीं। उनको ये नहीं बोला कि मुझे तुम साथ दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूं, कुछ नहीं। और राहुल गांधी ने उनको ये बताने का प्रयास किया कि तुम्हारे अधिकार क्या है, वर्तमान में तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, और ये जो अनहोनी हो रही है इसको बदलने के लिए तुम्हें लड़ना होगा, तुम स्ट्रांग हो। राहुल गांधी ने, जैसा हनुमान जी को अपनी ताकत बताने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है, वैसा राहुल गांधी ने कल छात्राएं चालीसा पढ़ी, बालिका चालीसा पढ़ी। उन्होंने इन महिलाओं को, आधी आबादी को यह बताने का प्रयास किया कि इस संविधान ने आपको क्या नहीं दिया और इस समाज आपको देने को तैयार है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, आप में ताकत है, आप लड़के तो देखिए। उस लड़ाई में राजनीतिक फायदा राहुल गांधी का हो सकता है, मैं ये नहीं मानता कि नहीं होगा, लेकिन बेसिकली आपको कनेक्ट करना होता है। राजनीति कैसे करेंगे आप ज्ञानेश कुमार के भरोसे चुनाव जीतेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। एक ज्ञानादेश से आप सरकारें बनाइए, फिर आपको किसी का कोई जरूरत नहीं है। जब जनता से वोट ही नहीं लेना है तो फिर जनता की क्या केयर करना, जनता मर जाए कीड़े मकोड़े जैसे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए तो जनता को कॉकरोच कहा जाता है। लेकिन यदि आपको डेमोक्रेटिक चुनाव करवाने हैं, यदि आपको ज्ञानादेश की जगह जनादेश लेना होगा, तो जनता को कम से कम ये बताने का प्रयास करना होगा कि आपकी व्यथाओं की जानकारी मुझे है। और राहुल गांधी का यही प्रयास है। राहुल गांधी सिर्फ उनके वेदनाओं को शब्द देने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये मेरा अपने में से एक है। आपको तब मेरे और आपके बीच में आपको तब लगेगा कि अशोक वानखेड़े ये मुझे जानते हैं, जब मैं आपकी तकलीफ क्या एटलीस्ट महसूस करूं कि आप इस तकलीफ में हैं। सर कोई तकलीफ आपको हो, मैं बोलूंगी झूठ बोलती है आप, कोई तकलीफ नहीं है, फालतू है, सब व्यवस्था कर रखी है मैंने, झूठ बोलती है आप, तो आप मुझे हेट करने लगते। बहुत बड़ी बात है। सत्ता में जी हाँ, बहुत बड़ी सत्ता बात में है। रहने वाले लोगों का ये दायित्व है जी, कि जिनके लिए आप सत्ता में हो उनके वेदनाओं को समझे। बिल्कुल। आपकी बात पे मैंने गौर किया। आई थिंक मुझे लगता है दर्शकों को भी इस बात को समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने वोट की मांग नहीं की, अपनी पार्टी की बात नहीं की। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है अशोक जी के, एक पॉलिटिशियन पॉलिटिकल इवेंट करता है और पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, वोट नहीं मांगता। ये कैसा नेता है? लोग ये भी कहेंगे जो पप्पू वाली इमेज, सोचिए हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री लगाकर और उनको पप्पू बनाया गया, आखिर में पता चला 12 साल बाद कि पप्पू तो कोई और है। हमारे मिस्टर मोदी पप्पू बन गए, उनको 56 इंच के सीने से 56 इंच के बंदर वो बन गए हैं। अभी इंटरनेट पे ये चीज़ें वायरल हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी, मैं तो समझती हूँ कि नेहरू के बाद, जवाहरलाल नेहरू के बाद जिस तरह की प्रगतिशील राजनीति कर रहे हैं वो राहुल गांधी कर रहे हैं ना। मैं उसमें राजीव गांधी को जोड़ना चाहती हूँ, ना इंदिरा गांधी को जोड़ना चाहती हूँ, सोनिया गांधी को कभी वो चांस नहीं मिला। मुझे लगता है एक ऑपोजिशन के लीडर के तौर पर नेहरू के बाद इस तरह की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वो ये कि अगर ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो राहुल गांधी का मुकाबला बर्नी सैंडर्स जो अमेरिका के हैं उनसे किया जाना चाहिए, लूला डिसिल्वा जो ब्राज़ील के हैं उनसे किया जाना चाहिए, इसके अलावा जो कोलंबिया के गुस्तावो पेट्रो हैं उनसे मुकाबला किया जा रहा है, न्यूजीलैंड की जो महिला नेता हैं उनसे मुकाबला किया जा रहा है, स्पेन के, अभी सोचिए कि उन्होंने फ़िलिस्तीन पे जो स्टैंड लिया, ईरान वॉर पे स्टैंड लिया, अमेरिका के खिलाफ वो खड़े रहे, पेड्रो सेंचेज उनका नाम लिया जा रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष में होने के बावजूद भी दुनिया के ये जो बड़े प्रोग्रेसिव प्रगतिशील नेता हैं उनमें राहुल गांधी का शुमार हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि आपको यदि कल सत्ता में भी जाना है, सपोज राहुल गांधी कोई भजन करने के लिए आए नहीं, पॉलिटिक्स में है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, शैडो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है। यदि दूसरी बात करें तो हम यदि उस दृष्टि से देखा जाए तो उनको ये बात समझ में आ गई, जब तक ये समाज ही मेरा नहीं होगा तो मैं समाज का कैसा हो सकता हूँ, और समाज मेरा करने के लिए मुझे पहले समाज के लेवल पे उतरना होगा, समाज को समझना होगा। इसीलिए वो कभी खेतों में महिलाओं के साथ दिखते हैं, कभी कुलियों के साथ दिखते हैं, एक लोग मजाक उड़ाते हैं उनके। हमारे प्रधानमंत्री उल्टा मटका रखा के गैस जलाते हैं और रडार को जीरो कर देते हैं बादलों के चक्कर में, पूरे साइंस के फॉर्मूले बदल देते हैं। और उसको लगता है कि चंद टाली बजाने वाले जो मस्करे हैं साथ में, कई लोग तो इनके मजे लेने के लिए टाली बजाते हैं।
और इनको लगता है मेरा महिमा मंडन हो रहा है। वन में बात करते हैं, बोले चलो बोले वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम काहे का वंदे मातरम भाई? वंदे मातरम का मतलब क्या है? मेरी मातृभूमि को मैं वंदन करता हूँ, यही है ना वंदे मातरम। अरे मातृभूमि पे पानी नहीं मिल रहा है, दूषित पानी पीने से इंदौर में लोग मर गए, सांप काटने से आदिवासी बच्चियां मर गई हॉस्टल में, जमीन एक कमरे में 80 बच्चों को ठूस के सुलाया, उससे लोग मर रहे हैं, कहीं बाढ़ में लोग मरते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, काहे का वंदे मातरम? किसका वंदे मातरम? 70 रुपए किलो चीनी 16 रुपए में मिल जाएगी, वंदे मातरम मैं रोज 10 बार गाऊंगा। आप समाज को कहीं वंदे मातरम पे चलो, वंदे मातरम पे चलो। अभी एक वीडियो देखा मैंने, ये जो नितिन नवीन ने कल पहली बार मीटिंग ली, उसमें पूरा वंदे मातरम गाया गया। मैम आप मानोगे नहीं, उसमें से आधे से लोग मुंह बंद करके चुपचाप खड़े थे, उनको पूरा वंदे मातरम ही नहीं आ रहा था। और ये बिल पड़े हैं वंदे मातरम क्यों नहीं गाते? क्योंकि आपको इशू चाहिए। ये देश विरोधी है, वंदे मातरम गाने से देश प्रेम। 70 रुपए की चीनी देते हो वो वंदे मातरम उसके बाद भी कहे। 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश के ऊपर और आप कहो वंदे मातरम। 98 रुपए का डॉलर हो गया, वंदे मातरम। अमेरिका बुली करता है अपने सीने पे, मतलब अमेरिका अपने मुंह पे बोलता है यूर हेल होल, नर्क का दरवाजा हो, और हमारे प्रधानमंत्री उसको गौरवान्वित समझते हैं। वो है ऐसे वंदे मातरम पर। मेरा वंदे मातरम वो नहीं है। वंदे मातरम कहने का अधिकार महात्मा गांधी को था, क्योंकि महात्मा गांधी ने अर्धनग्न जब महिला देखी कपड़े धोते हुए नदी के किनारे अपना शरीर ढकते हुए, तब से अपने कपड़े त्याग दिए। वो है वंदे मातरम। 16 लाख का सूट पहन के गरीबों की बात करने वाला वंदे मातरम नहीं है। जब जब ये लोग वंदे मातरम गाते हैं, उस वंदे मातरम का अपमान करते हैं। बस फोकस चेंज करना, सारी दुनिया को लगा देना वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम की रैली निकालो, वंदे मातरम के पोस्टर लगाओ। जिस काम के लिए आए वो काम करो ना आप। यू केम हियर टू गवर्न द नेशन, यू केम विद तुम्हारा एक तुम वो लेके आए हैं साथ में। क्या लेके आए आप साथ में एक एजेंडा लेके आए। आपका घोषणा पत्र था। आप घोषणा पत्र को चुनावी जुमला कहोगे तो क्या करेंगे लोग? किस बात पर विश्वास रखें? अशोक वानखेड़े जी, इसमें मुझे गुस्सा आता है। जी, और राहुल जी। गांधी ने पूरे नरेशन में देखिए, आप कोटा का देखिए, आप उसको देहरादून का देखिए, प्रयागराज का देखिए, पुणे का देखिए, कहीं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं की। कहीं की ये नहीं कहा कि आप मुझे सत्ता में लाइए तो मैं करूंगा। उन्हें वर्तमान में उन्होंने कहा कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपनी लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे साथ। बिल्कुल। अशोक जी, मैं आपको 2012-13 में ले जाना चाहती हूँ, जब आपको याद होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब नरेंद्र मोदी, और एक माहौल बनाया जा रहा था कि भाई देखिए ये हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे। पूरी कॉरपोरेट पावर उनके साथ लगी हुई थी। ANI एक साथ 36 कैमरे लगाकर उनकी एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाया करती थी। तो वो नरेंद्र मोदी का पीक था, जब उनको सिंहासन देने की तैयारी हो रही थी, उनको ताज पहनाने की तैयारी हो रही थी, और पूरा देश तैयार किया जा रहा था मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली, कि भाई ये अगले नेता होने जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री होंगे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के उस पीक से लेकर उनका उतना ही तेज ढलान इस वक्त, यानी 2012-13 के मुकाबले अब 2026 में जिस तरह का ढलान देखने को मिल रहा है, जो भी बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वो गलत साबित हो रही है, जो भी कदम उठा रहे हैं वो गलत हो रहा है। बात ये हो रही है कि राहुल गांधी का अगर काउंटर करेंगे तो और काउंटर पॉलिटिक्स होगी और गलत होगा। लेकिन जो संघी मानसिकता है उसको आप भी समझते हैं और मैं भी। मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी और उनका पूरा ये जो तंत्र है, ये खामोश तो बैठने वाला नहीं है। ये उनके खिलाफ जितनी अलोकप्रियता हो रही है, इसको क्या लगता है काउंटर करने की कोशिश करेंगे? ये मंसूबे बन रहे होंगे बैठ के बोर्ड रूम्स में। क्या होता है, एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल पीपल समटाइम, यू कांट फूल द पीपल ऑल द टाइम। आप लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, आप निरंतर लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। एक बार, 2 बार, 3 बार लोग समझ गए कि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। ये 100% लोगों को समझ में आ गया। दूसरी बात क्या होती है, एक तो 30 सेकंड लूंगा मैं, मुझे आपको। एक साइंस का लेक्चरर था जो बाकायदा साइंस पढ़ाता था कॉलेज में। वो अपने स्कूटर से निकला और जंगल लगा बीच में, और उसका पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का, गाड़ी बंद पड़ गई। खूब गाड़ी स्टार्ट करने का प्रयास किया, फिर उसको अंधेरा हो गया था। उसने पेट्रोल पंप, मतलब पेट्रोल टैंक खोल के देखा तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसने लाइटर जला के पेट्रोल देखने का प्रयास किया और मुंह जला लिया।
अब लोग पूछ रहे थे कि ये साइंस का टीचर है, इसको ये मालूम नहीं था कि वो पेट्रोल की फ्यूम से चेहरे पे आग लग जाएगी। उसको सब आता था मैम, लेकिन वो बौखला गया था। जब आदमी बौखलाहट में बहुत गलतियां करता है, ये जानते हुए कि उसने वो पेट्रोल से आग लग जाएगी, फिर भी उसने लाइटर जलाया एक अनपढ़ गवार जैसे, क्योंकि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी थी। वो इतना परेशानी में था। मोदी और अमित शाह की गलतियों पे गलती कर रहे हैं। आज सुबह मैं एक बड़े बीजेपी नेता के साथ मेरा ब्रेकफास्ट हुआ। उसने मुझे कहा कि आपने एक कार्यक्रम में कहा कि कोई कांग्रेस का स्लीपर सेल घुसा हुआ है बीजेपी में। अभी मुझे सच लगने लगा। बोले मुझे बताइए, राहुल गांधी एफआईआर करने गए, 2 मिनट में एफआईआर करके उनको वापस भेज देते। 8 घंटे लगा के राहुल गांधी को पूरे देश में हीरो बना दिया आपने। एफआईआर तो करी दी। आपका कोटा का प्रोग्राम देखिए, कितने अड़ंगे लगाए, राहुल गांधी उतने बड़े हीरो बन के आए। आपने देहरादून में कितने अड़ंगे लगाए, राहुल गांधी हीरो बन के आए। आपने प्रयागराज में किया, राहुल गांधी, उसके बाद आपने पूना में वही किया और पूना में और बड़े हीरो बन गए। ये आप राहुल गांधी को निगलेक्ट करते तो क्या होता? राहुल गांधी की इस कार्यक्रम को पब्लिसिटी तो बीजेपी वालों ने दी। तो ये बौखलाहट में और गलतियां करेंगे अभी, और इनका स्टेक और नीचे जाएगा। 15 दिन पार्लियामेंट में नहीं आने, हो सकता है आपकी जिद हो, लेकिन आप क्या साबित हो गए? भगोड़े। जनता तो यही समझ रही है कि आपके पास सवाल का जवाब ही नहीं था, तो इसलिए पार्लियामेंट में आए नहीं। आप ये हर जगह अब गलती करते रहेंगे, और अब ये इनका, मैं बार बार कहता हूं, झूठ की ज्यादा बड़ी लंबी उम्र नहीं होती, और सच शाश्वत होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। इनके झूठ की उम्र खत्म हो गई है, डाउन स्लाइड चल रही है हर जगह। इनका ज्ञानेश कुमार भी एक्सपोज हो रहा है, न्यायपालिका भी एक्सपोज हो रही है, और लोगों का अब खुलेआम बोलना, लोगों का खुलेआम विद्रोह करना, इस बात का द्योतक है कि अब भय और भ्रम, जिस 2 टूल से ये राज कर रहे थे, उसमें भय खत्म हो गया, और जब भय खत्म हो गया तो भ्रम एक्सपोज हो गया। तो ना संघ चल पा रहा है, ना मोदी चल पा रहे हैं। संघ चालक ने बात की थी ना बच्चियों से, क्या हुआ? ओंधे मुंह गिर गए। बच्चों ने क्या रिएक्शन दिया बाकी बाहर आके, कि मोहन भागवत हिमसेल्फ ही वाज कंफ्यूज्ड। वो जानते नहीं थे कि उनको क्या क्या बोलना चाहते, क्या समझना चाहते। बहुत शानदार आपने ये बात कही है, और आपसे पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ कि इस वक्त इनको समझ में नहीं आ रहा है, जिन लोगों ने पूरे डर का एक साम्राज्य, एक अंपायर, एक फियर अंपायर बनाया, फियर का अंपायर ऑफ फियर बनाया, वो खुद अपने ही जो है एक तरह से डर के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं। जो लोग 12 साल से डरा रहे थे, अब वो डर रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। एक बात ये भी कही जा रही है कि इन लोगों के जुर्म, इनके क्राइम्स इतने बढ़ चुके हैं कि सत्ता से बाहर जाते ही एक ही जगह होगी, वो है जेल। तो हर कीमत पर सत्ता को हथियाने की, सत्ता को काबू में रखने की, फिर से सत्ता हासिल करने की लगातार कोशिशें जारी रहेंगी। आपसे मैं बातचीत जारी रखूंगी। मुझे लगता है इस बातचीत का पार्ट 2 ज़रूर होना चाहिए अशोक जी। अभी फ़िलहाल आपको जाने देती हूँ। आपसे इस बातचीत का पार्ट 2 ज़रूर करेंगे कि विपक्ष की रणनीति क्या होनी चाहिए और आने वाले दिनों के में जनता को किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है इन 2 बिंदुओं पर आपसे पार्ट 2 बातचीत करूँगी। अभी फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।